नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश। में हूं आपके साथ प्राची सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोकहित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। लगता है कि कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को चीन को दे दिया। असम के सीएम हेमंत का विपक्ष पर बड़ा हमला। नई संसद के गज द्वार पर फहराया गया तिरंगा। उपराष्ट्रपति ने किया ध्वजारोहण। जब पीएम मोदी ने कराई थी इस दिग्गज कांग्रेस नेता के इलाज की व्यवस्था, फोन कॉल सुनकर हैरान रह गया था बेटा। यूपी एमपी से लेकर महाराष्ट्र गुजरात तक भारी बारिश का कहर। यहां बिजली की चेतावनी जारी। अब लखनऊ में बनेगी ब्रह्मोस मिसाइल। रक्षा मंत्री राजनाथ ने बताया कब से शुरू होगा काम। अब समाचार विस्तार से। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर करारा हमला करते हुए आरोप लगाया है कि विपक्ष के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करने के दौरान पूर्वोत्तर और उनके लोगों के प्रति अपनी उदासीनता का प्रदर्शन किया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस पार्टी द्वारा सोशल मीडिया पर साझा किए गए भारत के एक मानचित्र से पूर्वोत्तर का क्षेत्र गायब है। असम सीएम के इस गंभीर आरोप पर राज्य के कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने फौरन पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अपने परिवार से संबद्ध कंपनियों द्वारा किए गए भूमि सौदों के बारे में जवाब देने के बजाय अनगरल आरोप लगा रहे हैं। सीएम हेमंत ने कांग्रेस के अधिकारी एक्स हैंडल से एक एनिमेटेड वीडियो का स्क्रीनशॉट साझा किया, जिसमें कार्टून चरित्र है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी से मिलते जुलते हैं। इसमें एक मानचित्र है जिसमें पूर्वोत्तर का हिस्सा नहीं दिख रहा है। शर्मा ने कहा, ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने गोपनीय तरीके से पूर्वोत्तर की पूरी जमीन किसी पड़ोसी देश को बेचने का सौदा कर लिया। सीएम हेमंत शर्मा ने आरोप लगाया कि इस क्लिप से ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने पहले ही पूर्वोत्तर को किसी विदेशी देश के हाथों बेच दिया है। शर्मा ने कांग्रेस की पोस्ट पर स्क्रीनशॉट लेते हुए एक्स पर पोस्ट किया, लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने गुपचुप तरीके से पूर्वोत्तर की पूरी जमीन किसी पड़ोसी देश को बेचने का सौदा कर लिया है। क्या इसलिए राहुल विदेश गए थे या पार्टी ने उन्हें सदस्यता दे दी है? इसके अलावा शर्मा ने देश भर के लोगों से कांग्रेस के कृत्य पर ध्यान देने और अगले साल के लोकसभा चुनाव में उन्हें करारा जवाब देने का आह्वान किया। कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा, मैंने वो ट्वीट देखा, ये जानबूझकर किया गया राष्ट्र विरोधी कृत्य है। अब पूर्वोत्तर और पूरे देश को इस पर ध्यान देते हुए अगले साल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का करारा जवाब देना चाहिए। नए संसद भवन में आज पहली बार ध्वजारोहण हुआ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गज द्वार पर तिरंगा झंडा फहराया। इस समारोह में तमाम पार्टियों के नेता शामिल हुए। संसद की नई बिल्डिंग पर पहली बार आज तिरंगा फहराया गया। राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नए संसद भवन के गज द्वार पर ध्वजारोहण किया। इस दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मोदी कैबिनेट समेत कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। 19 सितंबर से नई संसद में विशेष सत्र होगा। उस दिन पहले गणेश चतुर्थी के मौके पर विधि विधान से पूजा होगी और फिर नई संसद में विशेष सत्र के लिए एंट्री होगी। जान लें कि दिसंबर 2020 नई संसद की नींव रखी गई थी और 28 मई 2023 को नई संसद का उद्घाटन हुआ। इसके बाद आज गज द्वार पर पहली बार तिरंगा फहराया गया। बता दें कि संसद के विशेष सत्र से पहले आज सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। मौजूदा संसद भवन में ये सरकार की आखिरी सर्वदलीय बैठक होगी। 18 सितंबर से संसद का विशेष सत्र शुरू हो रहा है। ऐसे में इस सत्र से शुरू होने से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि कांग्रेस की ओर से मनीष तिवारी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। सत्र में कई अहम बिलों पर चर्चा और उनके पारित होने की कयास लगाए जा रहे हैं। आज शाम 4:30 बजे
शुरू होने वाली इस बैठक में सरकार विशेष सत्र के बारे में सभी दल के नेताओं को जानकारी देगा और उनके साथ विचार विमर्श करेगा। विशेष सत्र के एजेंडा को लेकर सियासत गरमाई हुई है। इस बात पर चर्चा हो रही है कि सरकार कोई चौंका देने वाला प्रस्ताव पेश कर सकती है। हालांकि सरकार ने यह साफ कर दिया है कि 5 दिवसीय सत्र में कौन कौन से विधायकों पर चर्चा होगी। हालांकि सरकार को संसद में कुछ नए कानून या दूसरे आइटम पेश करने का विशेष अधिकार भी प्राप्त है। इसका इस्तेमाल सरकार ले सकती है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। शुभचिंतकों की ओर से बधाई देने का सिलसिला जारी है। लोग अपने अपने अंदाज में शुभकामनाएं दे रहे हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन पर उनकी तमाम कहानियां सामने आती है। ऐसे में आज उनका एक मानवीय पहलू की जब उन्होंने अपने विरोधी और दिग्गज कांग्रेस नेता के इलाज में मदद की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। पीएम मोदी का जन्म गुजरात के वडनगर जिले में 17 सितंबर 1950 को हुआ था। बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता, समर्थक और शुभचिंतक उनकी अच्छी सेहत, कामयाबी और सलामती की दुआ मांगते हुए उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। देश भर में आज कहीं रक्तदान का आयोजन है तो कहीं फल वितरण करने की तैयारी है। पीएम मोदी हमेशा से लोगों के मददगार रहे हैं। उनकी योजनाओं और काम में देश के आम आदमी पर फोकस होता है। यही वजह है कि हर साल 17 सितंबर के उनके मानवीय पहलू से जुड़े किस्से, कहानियों की चर्चा जरूर होती है। इसी कड़ी में पीएम मोदी के राजनीतिक विरोधी और दिग्गज कांग्रेसी नेता अहमद पटेल की, जिनके इलाज की व्यवस्था खुद पीएम मोदी ने की थी, तब उनका बेटा फैसल भी एक फोन कॉल सुनकर हैरान रह गया था। दरअसल पीएम मोदी अपने विरोधियों की मदद भी करने के लिए पीछे नहीं हटते। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये किस्सा पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने शेयर किया है कि कैसे पीएम मोदी ने अपने राजनीतिक विरोधी कांग्रेस नेता अहमद पटेल की मदद करते हुए उनका बेहतर इलाज कराने के लिए वरिष्ठ लोगों को निर्देश दिए थे। नकवी के मुताबिक एक बार अहमद पटेल बहुत बीमार थे। पीएम मोदी उन्हें देखने पहुंचे। फिर उन्होंने मुख्तार अब्बास नकवी को बुलाया और कहा, देखो अहमद साहब बीमार हैं। मैंने उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया। आप उनके बेटे फैसल से बात कर लेना और उनकी तबीयत के बारे में अपडेट लेते रहना। इसके बाद नकवी ने अहमद पटेल के बेटे को फोन किया और उनसे कहा कि आपके प्रधानमंत्री ने उनके पिता के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए कहा है। इस पर फैसल ने पूछा, प्रधानमंत्री आपका मतलब क्या है? मनमोहन सिंह जी? नकवी आगे बताते हैं कि नहीं। तब उन्हें पता चला कि उनके बेटे फैसल को भी इस बात की उम्मीद भी नहीं थी कि पीएम मोदी उनकी इस तरह से मदद कर सकते हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन पर आज केंद्र सरकार भी करोड़ों लोगों को तोहफा दे रही है। आज आयुष्मान भव अभियान की शुरुआत हो रही है। इसके तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वास्थ्य मंत्रालय सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। आयुष्मान योजना के तहत 25 करोड़ लोगों के कार्ड बन चुके हैं। ऐसे में जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, उनका कार्ड बनाया जाएगा। अंगदान अभियान को मजबूती दी जाएगी। ब्लड डोनेशन कैंप चलाएंगे। 1 लाख से ज्यादा वेलनेस सेंटर पर आयुष्मान मेला लगेगा, जहां मरीज की स्क्रीनिंग में बीपी, शुगर की जांच होगी। ज्यादा बीमारी होने पर नजदीकी मेडिकल कॉलेज में इलाज कराया जाएगा। बारिश के पानी का कहर उत्तर से दक्षिण भारत तक कई राज्य में दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग ने इसके लिए अलर्ट भी जारी किया है। आसमानी बिजली से भी लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। आफत के काले बादल का असर यूपी, एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात समेत उत्तर से लेकर दक्षिण भारत में दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र और गुजरात में तो प्रशासन को बांधों के दरवाजे खोलने की जरूरत पड़ी। भारी बरसात के अलर्ट का असर देश के कई राज्यों में दिखाई दिया। एमपी और यूपी में तो भारी बारिश ने लोगों को मुसीबत में डाल दिया। शनिवार को देश के कई राज्यों में भारी बारिश हुई, लेकिन ये बारिश मध्य प्रदेश के लिए कहर बन गई। भारी बारिश का कहर एमपी के साथ साथ यूपी में जमकर दिखाई देने वाला है। आईएमडी ने यूपी के पूर्वांचल में बारिश के साथ बिजली की चेतावनी जारी की है। कुछ जिलों में 2 से 3 दिन तक बारिश रहेगी। आइए जानते हैं कि बारिश का प्रकोप कहां-कहां है।
शनिवार को मध्य प्रदेश में आसमान से आफत ऐसी बरसती है कि सड़क से गली और घरों तक पानी पहुंच गया है। मौसम विभाग ने आज के लिए भी पूरे एमपी में अलर्ट जारी किया है। शनिवार को एमपी के कई जिलों में 200 mm से भी ज्यादा बारिश हुई। उज्जैन में भारी बारिश ने पूरे शहर की ऐसी हालत कर दी है, लोगों को एक गली से दूसरी गली में जाने के लिए नाव का इस्तेमाल करना पड़ा। हालात ऐसे हैं कि लोगों की मदद के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम को मोर्चा संभालना पड़ा। इंदौर में भारी बारिश ने रिकॉर्ड ही बना दिया है। 24 घंटे में 11 इंच बारिश हुई, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। यात्रियों से भरी ट्रैवल वैन बारिश के पानी में डूब गई। जिस वक्त वैन पानी में डूबी उस वक्त उसमें 10 से 15 यात्री सवार थे, जिन्हें एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित निकाला है। खरगोन जिले में भी बाढ़ जैसे हालात है, नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में जिला के भिकन गांव थाना इलाके में पुनासला की पुलिया पर बाढ़ का पानी होने के बाद भी पुलिया पार करने के दौरान कार तेज बहाव में फंस गया। देखते देखते बाढ़ का पानी पुलिया पर बढ़ गया। फिर कार सवार युवक ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। यूपी में भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। कई जिलों में नदी से सटे इलाके पानी में डूब गए। बिजनौर में तो भारी बारिश के बाद गंगा का जल स्तर खतरे के निशाने पर पहुंच गया। नदी के बहाव को पार करने की कोशिश में तो एक बस भी फंस गई। जिस दौरान बस फंसी उसमें यात्री भी सवार थे। यात्री ने शोर मचाया तो पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने वहां खड़ी मशीन के जरिए लोगों को बस से बाहर निकाला। वहीं बाराबंकी में आई बाढ़ की त्रासदी में तो दूल्हे की कार फंस गई। वायरल वीडियो में दूल्हे की कार जिस रास्ते जा रही थी वो पानी भरा हुआ था। इस दौरान कार चारों ओर चक्कर लगाती दिखी। भारी बारिश के कारण वाराणसी में नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया, जिसमें सभी 84 घाटों का संपर्क आसपास में टूट गया। देशवामेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती एक बार फिर सीढ़ियों पर संपन्न हुई। हालांकि लोगों ने इस दौरान भी नाव में बैठकर भव्य आरती का लुत्फ उठाया। महाराष्ट्र और गुजरात तो आफत के काले बादल मंडरा रहे हैं। महाराष्ट्र के जलगांव में हथनूर डैम के 41 दरवाजे को खोल दिया गया है। इसके बाद ही नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। प्रशासन ने आसपास के इलाके में अलर्ट जारी किया है। गुजरात के सरदार सरोवर का नजारा भी भयानक है। 30 में से 23 गेट खोलने के बाद नदी का जलस्तर बढ़ गया है। बाढ़ के असर से बचने के लिए भरूच समेत निचले इलाके में अलर्ट जारी किया गया है। नर्मदा बांध से पानी छोड़े जाने की संभावना के बाद जिला प्रशासन की ओर से वडोदरा जिले में नदी किनारे के गांव को अलर्ट करने का निर्देश दिया गया है। वडोदरा के दाभोई तालुका के 3, शिनोर और करजन तालुका के कुल 22 गांव के नागरिकों से नदी किनारे न जाने की अपील की गई है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में भी तेज बारिश से तापमान में गिरावट आई है। हालांकि कुछ इलाके में तेज बारिश के बाद हुए जलभराव के कारण लोगों को परेशानी हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल के निर्माण स्थल पर तेजी से काम हो रहा है और उम्मीद है कि अगले वर्ष फरवरी-मार्च के बाद यहां से मिसाइल का उत्पादन शुरू हो जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ दौरे के दूसरे दिन गोमती नगर में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल विनिर्माण स्थल पर कार्य तेजी से चल रहा है और फरवरी-मार्च के बाद लखनऊ की धरती से मिसाइल उत्पादन का कार्य भी आरंभ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि डीआरडीओ लैब का नाम भी जल्द ही पूरा होगा, जिसका लाभ लखनऊ वासियों को मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा लखनऊ में 11 अन्य परियोजनाएं शुरू की गई है। हालांकि इन्हें पूरा होने में कुछ समय लगेगा, लेकिन मैं कहता हूं कि लोग अगले कुछ वर्ष में एक बिल्कुल अलग लखनऊ देखेंगे। इसके पहले जून में रक्षा मंत्री ने लखनऊ में आयोजित आत्मनिर्भर भारत से जुड़े एक कार्यक्रम में कहा था कि उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे में नट बोल्ट से लेकर ब्रह्मोस मिसाइल तक का विनिर्माण होगा। उन्होंने कहा था, हमने यूपी और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर बनाने के लिए रक्षा विनिर्माण के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार किया। यूपी डीआईसी
कॉरिडोर के लिए करीब 1700 हेक्टेयर भूमि की अधिग्रहण की योजना है, जिसमें 95% अधिक भूमि का पहले अधिग्रहण किया जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी की महानगर इकाई की ओर से शनिवार को जारी एक बयान के अनुसार रक्षा मंत्री ने लखनऊ दौरे के दूसरे दिन इंदिरा नगर सेक्टर 25 में खुर्रम नगर और पॉलिटेक्निक चौराहा पर बन रहे मुंशी पुलिया और ओवर ब्रिज की कार्य प्रगति का निरीक्षण किया। इसके उपरांत गोमती नगर में बन रहे उच्च स्तरीय रेलवे स्टेशन के विकास कार्य का भी उन्होंने मुआयना किया है। सिंह ने कहा, मैं कह सकता हूं कि गोमती नगर रेलवे स्टेशन पर जिस तरह से कार्य चल रहा है, मैं संतुष्ट हूं। दिसंबर तक पूरा हो जाएगा और वो कार्य शेष रहेगा, चलता रहेगा। रक्षा मंत्री ने दोनों फ्लाईओवर का निर्माण दिसंबर जनवरी तक पूरा करने का निर्देश दिया है। चालू यातायात में सुगम संचालन हेतु 2.6 किमी लंबाई एवं 259.81 करोड़ की लागत से खुर्रम नगर चौराहे पर फ्लाईओवर तक का 1.86 किमी की लंबाई एवं 170.60 करोड़ की लागत से मुंशी पुलिया फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है। निरीक्षण के समय मौजूद ठेकेदार एवं सलाहकार ने उन्हें बताया कि निर्माण कार्य जनवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर फ्लाईओवर निर्माण की परियोजना को मंत्रालय ने अपनी सालाना कार्य योजना में मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक मंजूरी नवंबर तक मिल जाएगी। इसके बाद लगभग 18 महीने के निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य है। सनातन धर्म के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए सिंह ने कहा कि सनातन धर्म वसुदेव कुटुंबकम का संदेश देता है। इसका ना तो आदि है और ना ही अंत है। दुनिया की कोई ताकत इसे खत्म नहीं कर सकती। हाल ही में डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन और ए राजा ने दावा किया था कि सनातन धर्म ने समाज में विभाजन पैदा कर दिया है और इसे डेंगू, मलेरिया और कोरोना वायरस जैसे बीमारियों की तरह खत्म किया जाना चाहिए। बीजेपी द्वारा जारी बयान के अनुसार सरकार के कार्य की सराहना करते हुए सिंह ने कहा, जाति, पंथ, मजहब की बात की जाती है। मुझे लगता है कि इंसानियत से बड़ा धर्म और कोई इंसानियत से बड़ा दूसरा मजहब नहीं हो सकता। हम भारत को सशक्त भारत बनाना चाहते हैं। भारत का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा करना चाहते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, आगड़ा हो या पिछड़ा हो। सारे भेदभाव से उठकर हमको मिलकर काम करने की जरूरत है। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।